नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आपको यूपी की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आनंद मठ के उस अमर उपन्यास पर आधारित है जिन्होंने बंगाल और भारत के अंदर उस दौरान भूख से तड़पती हुई, अकाल से ग्रसित और अभाव से ग्रसित जनता के उन स्वरों को, जिसे बाद में सन्यासियों ने एक आंदोलन का रूप दिया, उस पर आधारित हो। लेकिन वास्तव में अमर गीत भारत को एक नई दिशा देने, भारत की सामूहिक चेतना को आगे बढ़ाने में सफल हुआ है। आज इसके 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और 150 वर्षों से अपने इन भावों को पूरे भारत का प्रतिनिधित्व देते हुए यह गीत आज भी पूरे भारत के अंदर एक नई राष्ट्रीयता का भाव पैदा करने में हमेशा सफल हुआ है। हम सब वंदे मातरम का हिस्सा हो सकते हैं। यह वंदे मातरम जो किसी उपासना विधि का आग्रह ही नहीं करता, हमें किसी जाति, किसी व्यक्ति के प्रति उसे महिमा मंडन करने के प्रति आग्रही नहीं बनाता, यह हम सबको हमारे कर्तव्यों के प्रति आग्रही जरूर बनाता है। यह हमारा कर्तव्य क्या, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान दिवस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा 26 नवंबर 1949 को जब भारत की संविधान की ड्राफ्टिंग प्रति सौंपी थी और उस अवसर पर उन्होंने इस बारे में कहा था, तब मोदी जी ने इसी बात को कहा कि हम अपने देश के अंदर रहते तो हैं, अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने कर्तव्यों के बारे में भी स्मरण किया है? ये कर्तव्य जो हमारे वर्तमान को भी और भावी पीढ़ी के भविष्य को भी उज्जवल बना सके। और ये वंदे मातरम हमारे उसी कर्तव्य के प्रति, राष्ट्र माता के प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति भी हमें आग्रही बनाता है। याद करना, जब एक शिक्षक अपने छात्र को संस्कारवान बनाता है, जब एक जवान विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी सर्दी गर्मी की परवाह के बगैर भी देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अडिग खड़ा होता है। मैंने विपरीत परिस्थितियों की बात इसलिए कही कि सियाचिन ग्लेशियर में जो जवान खड़ा होगा, वहां पे टेम्परेचर -40 तक होगा, लेकिन मई जून में राजस्थान के रेगिस्तान में जो जवान भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहा होगा, वहां पे 55 डिग्री टेम्परेचर में भी वह व्यक्ति गर्मी की परवाह के बगैर लगातार सीमाओं की सुरक्षा के लिए जूझता है। जब एक जवान सही मन से अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है, जब एक किसान अपनी खेती की उर्वरता को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए देश के नागरिकों के लिए अन्न उत्पादन करता है, और जब भारत का हर नागरिक स्वार्थ से ऊपर उठ करके अपने कर्तव्यों के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो सही मायने में वह वंदे मातरम का ही गान कर रहा होता है। और यही वंदे मातरम के प्रति हम सबका दायित्व बनता है, यही हमारा वंदे मातरम है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से वंदे मातरम के जैसे अमर गीत के रचयिता
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगे बढ़ेंगे, सहारनपुर से खबर मिल रही है कि एक नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। पिता ने आरोप लगाया कि 6 आरोपियों ने उनकी बेटी को जबरन उठाकर घर में बंद कर दिया, जहां उसे दूध में नशीली गोलियां पिलाई गई। इसके बाद नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर लड़की को आरोपी के घर से बरामद किया है। घटना के चश्मदीद गवाहों ने दावा किया कि पुलिस ने अब तक उनकी गवाही को विवेचना में शामिल नहीं किया है। पीड़िता के पिता ने एसएसपी से मांग की है कि सभी गवाहों के शपथ पत्रों को विवेचना में शामिल किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर उनकी बेटी को न्याय मिल सके। ये मेरी बच्ची जो है 14 वर्षीय है, जिसका नाम सिफा है। ये मेरी बच्ची घर पे ही थी। अब हम सब घर पे ही सो रहे थे। 1:30-2 बजे का वाक़या है। मेरी बच्ची को फ़ोन किया शहीदा और उसकी लड़की छोटी और उसकी बहन शहीदा, वो फरीदा। ये मेरी बच्ची को बोला उसका अगर घर पे ऐसे ले गई। लड़के ने, हारिस जो लड़का है, इसने टॉर्चर किया कि मैं तेरी वीडियो और तेरे फ़ोटो वायरल कर दूंगा, वरना मेरी दादी के साथ आ जा, दादी की और फूफी के साथ आ जाओ, और वरना मैं मेरठ के परीक्षितगढ़ के अगवानपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर जिस तरह से पूरा मामला ये सामने आया है, मेरठ से 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार किए गए हैं। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी अजय ने राहुल को बुलाकर 3 गोली मारी और शव को गांव के पास फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक अवैध संबंधों के चलते अंजलि ने पति को प्रेमी अजय के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। दरअसल अंजलि प्रेमी अजय के साथ रहना चाहती थी और राहुल को रास्ते से हटाना चाहती थी। में करीब 5 दिन पूर्व एक गांव में एक युवक की गोली लगे शव बरामद हुआ था, जिस पर कि पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। इसका अनावरण करते हुए पुलिस ने आज उस युवक की पत्नी और उसके एक प्रेमी को गिरफ्तार किया है। अजय नामक इस अभियुक्त ने युवक की पत्नी के साथ मिलकर उसके पति की हत्या की और इसमें जो अभियुक्त हैं दोनों, उनके बीच में प्रेम संबंध था, जिसके चलते ये घटना को लखनऊ जोनल ईडी टीम ने बाइक बोट घोटाले और मोनार यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री कांड में आरोपी विजेंद्र हुड्डा के कंकरखेड़ा शिवलोकपुरी स्थित बंद मकान पर 8 घंटे की छापेमारी की। वहीं कार्रवाई खत्म कर मकान सील, दीवार पर नोटिस चस्पा दिया गया। साथ ही जांच विवरण और सामान चेक कर ब्यौरा भी दर्ज किया गया है। हालांकि ईडी की टीम ने ऑफिशियल बयान से इनकार कर दिया, लेकिन बताया जा रहा है कि मेरठ में शिवलोकपुरी के अलावा 4 और अन्य जगह पर छापेमारी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। मेरठ के एसएसपी ने थाना लिसाड़ी गेट का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने के रजिस्ट्रार, मालखाना और अन्य अभिलेखों की बारीकी से जांच की। निरीक्षण के दौरान समर गार्डन चौकी इंचार्ज और 2 दारोगा असलाह चलाने में लापरवाह नजर आए। एसएसपी ने थाने में पाई गई खामियों पर नाराजगी जताई और सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अपराधियों और हिस्ट्री शीटरों की गहन जाँच की जाए, साथ ही थाना स्तर पर अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखी जाए। थाना लिसाड़ी गेट का वार्षिक मुआयना किया जा रहा है। इसके क्रम में आज यहाँ का निरीक्षण किया जा रहा है और जो व्यवस्था है उसको देखा गया है। थाने की साफ सफाई, मरम्मत के लिए क्या आवश्यक प्रबंध जरूरी हैं, थाने का ऑफिस कैसा है, महिला शक्ति केंद्र, साइबर हेल्प डेस्क, जो थाने का कार्यालय है, मालखाना है, जो रजिस्टर्स हैं, उन सबको देखा गया है। साथ ही साथ जो हमारे कर्मचारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनसे वार्ता की गई है। उनकी वेपन हैंडलिंग कैसी है, शस्त्रों के बारे में जानकारी कैसी है, उनके कल्याण के संबंध में बातचीत की गई है। यहाँ पर उनके लिए क्या सुविधाओं की कमी है, किस प्रकार और उनके कार्य को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये देखा गया है। और थाने के अभिलेख चेक किए गए हैं। अपराध नियंत्रण के लिए, अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए क्या कार्यवाही यहाँ प्रचलित है, क्या किया गया है साल भर में, इसको देखा गया है और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं।
तो मेरठ से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पुलिस थाने में जो खामियां पाई गई हैं उन खामियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। अपराधियों और हिस्ट्री शीटर की पूरी लिस्ट निकालने की बात कही गई। थाने के रजिस्टर और मालखाने की बारीकी से जांच की गई है और जो भी खामियां पाई गई उनमें सुधार के निर्देश जारी किए गए। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल वहां पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। कि आप नशे और सामाजिक बुराइयों से दूर रहें, क्योंकि यह आपके ये यूपी प्रयागराज सबसे बड़ा खतरा। हम मिलकर ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान को साकार करें, ऐसा उत्तराखंड बनाएं जो स्वस्थ, खुशहाल और आत्मनिर्भर हो। प्यारे प्रदेशवासियों, आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। यहां विकास और प्रकृति, विज्ञान और संस्कृति, आधुनिकता और परंपरा, तकनीक और मानवता सब एक साथ आगे बढ़े। यही उन सभी शहीदों और जननायकों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने यह राज्य हमें सौंपा, और यह हमारी उस मातृभूमि की सच्ची सेवा होगी जिसे हम देव भूमि उत्तराखंड कहते हैं। आप सभी को एक बार पुनः राज्य स्थापना दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश भर में उत्सव मनाया जा रहा है और इस मौके पर अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं प्रयागराज के त्रिवेणी शाखा में आरएसएस स्वयंसेवकों ने बंकिम को श्रद्धांजलि दी। स्वयंसेवकों ने कहा कि ये गीत आज भी देश प्रेम जगाता है और स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करता है। तो 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। हम सभी शाखा के स्वयंसेवक बंधु मातृशक्ति आज सभी इस कार्यक्रम को हम लोग मना रहे हैं। आजादी के समय चेतना का जो नवगूंज है उसको लेकर आया, जो शिथिल पड़ी हमारी चेतना थी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, पर काफी संख्या में लोग एकजुट हुए। आज वंदे मातरम के 150 साल के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रयागराज के त्रिवेणी शाखा में भी ये कार्यक्रम आयोजित की गई है, जहां देखिए हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए आज के दिन को याद किया जा रहा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे चंदौली से खबर, जहां आरपीएफ चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम की बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। डीडीयू आरपीएफ ने 7 नाबालिग बच्चों को मानव तस्करों से मुक्त करा दिया है। 2 ट्रेनों से बचाए गए बच्चे, जहां 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। गांधीधाम एक्सप्रेस से ये 4 बच्चे बचाए गए। सियालदह अजमेर एक्सप्रेस से 3 बच्चे छोड़ाए गए हैं। फैक्ट्री में मजदूरी कराने के लिए इन मासूम बच्चों को लेकर जाया जा रहा था और 10,000 महीने का लालच देकर इन्हें फंसाया गया। ये नाबालिग बच्चे बताए जा रहे हैं। आरपीएफ ने 2 तस्करों को अब पुलिस के हवाले कर दिया है। बच्चों की काउंसलिंग के बाद अब चाइल्ड लाइन को सौंपा गया। तो 2 ट्रेनों से बच्चों को बरामद किया गया है। तस्करों के चंगुल से इनको छुड़वाया गया। गांधीधाम एक्सप्रेस से ये 4 बच्चे बचाए गए हैं। इन्हें मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था और अब पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि आरपीएफ को ये बच्चे मिले हैं और उन्होंने अब पुलिस को सौंप दिया है। चाइल्ड लाइन में इन बच्चों से पूछताछ भी की गई और उसके बाद परिवार को सौंप दिया जाएगा। आज जो है डीडीयू जंक्शन पे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि गांधीधाम एक्सप्रेस और अजमेर सियालदह जो गाड़ी है उसमें तस्करों द्वारा नाबालिग बच्चों को बाल मजदूरी के लिए बाहर ले जाया जा रहा है। इस सूचना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए आरपीएफ डीडीयू की टीम और साथ में बीबीए की जो टीम है उसको और यहाँ चाइल्ड हेल्प डेस्क की टीम है उसको साथ लेकर के गांधीधाम एक्सप्रेस के डीडीयू जंक्शन पर प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर पहुँचने पर उसके जनरल कोच को चेक किया गया, जिसमें से कुल 4 नाबालिग बच्चे जिसको कटिहार से जो आ रहे थे उनको कटिहार से जामनगर लेके गुजरात जा रहा था, जहाँ पे साफ़ सफाई के काम के लिए उनको ले जाया जा रहा था। और दूसरी गाड़ी जो सियालदह अजमेर थी उसको भी जनरल कोच को जब चेक किया गया तो उसमें से कुल 3 नाबालिग बच्चों को एक तस्कर के साथ पकड़ा गया, जो कि झारखंड चतरा ज़िले के रहने वाले थे, जिनको मजदूरी के लिए जयपुर लेके जाया जा रहा था। चूड़ी बनाने की जो कंपनी है उसमें नगीना लगाने का, जैसा कि वो बता रहे थे, उस काम के लिए ले जाया जा रहा था। इनके घर वालों से भी तस्दीक किया गया। बातचीत करने के बाद मामला प्रकाश में आया कि इनके घर वालों को ये बता करके कुछ पैसा दे करके इनको बाल मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। क्योंकि मामला है सर, क्योंकि नाबालिग बच्चों को ले जाया जा रहा था। उधर लखीमपुर खीरी में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में चचेरे भाई ने भाई की चाकू से हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो यूपी के लखीमपुर खीरी से पूरा मामला सामने आया। शराब पीने को लेकर बवाल हुआ। एक युवक ने चचेरे भाई की हत्या कर दी। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये हाथीपुर उत्तरी जो कि सदर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से एक सूचना आई कि 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है और संभवतः चाकू से मार दिया गया। मौके पर तुरंत पुलिस गई तो वहाँ पर जो एक मृतक पड़ा था प्लस जिसने मारा था वो वहाँ से भागा और उसको हिरासत में ले लिया गया। जब पूछने पर यह पता चला कि दोनों आपस में दूर के भाई थे, जो रहने वाले ग्राम पहाड़ियापुर धौरारा क्षेत्र के थे। ये लोग आप यहाँ पे दोपहर में आए थे, आपस में लोग खाए, शराब पिए, उसी में झगड़ा हो गया, जिससे आवेश में आके उसने चाकू से उसका मर्डर कर दिया। अगली खबर बदायूं से मिल रही है, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी। ये अहम खबर इस वक्त। फायरिंग में एक सिपाही भी जख्मी हो गया और अस्पताल में सिपाही और गौ तस्कर को पहुंचाया गया है इलाज के लिए। गिरफ्तार गौ तस्कर पर कई मुकदमे दर्ज है। मामला कुंवर गांव के किरौतिया खासपुर तिराहे का बताया जा रहा है, जहां पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है और एक गौ तस्कर जिसके पैर में पुलिस की गोली लगी। हालांकि जवाबी कार्रवाई भी उसकी तरफ से की गई और ऐसे में एक सिपाही जख्मी हो गया। देर रात पुलिस और गौ तस्कर के बीच ये मुठभेड़ की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। पैर में गोली लगने की वजह से गौ तस्कर जख्मी है। फिलहाल सिपाही और गौ तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना कुंवर गांव की पुलिस टीम को जरिए मुखबिर यह सूचना मिली थी कि करौतिया के जंगल में आज रात गोकशी की घटना कारित की जा सकती है। इस सूचना के आधार पर थाना कुंवर गांव की पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग किया जा रहा था। उसी दौरान 4 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दिया
और भागने लगे। पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी की और आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। उसके 3 अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठा करके भाग निकले। खबर प्रयागराज से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे से सिंगल बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे ये सुनवाई होगी और सिंगल बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की, ये ईदगाह है या फिर मंदिर है, इसी को लेकर याचिकाएं डाली गई हैं और इन्हीं याचिकाओं पर एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है। तो दोपहर को ये सुनवाई शुरू होगी। सिंगल बेंच इस पूरे मसले को आज देखेगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आज श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में सुनवाई करने वाली है। अब देखना यही है कि इस मसले पर अब आगे क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले इस मामले में सर्वे को लेकर कहा गया, मंदिर परिसर की जांच की बात कही गई। लेकिन अब जब दोपहर 2 बजे सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी तो अब आगे आदेश क्या होगा और वो आदेश हिंदू पक्ष और दूसरे पक्ष को कितना इफेक्ट करता है, ये दोपहर जब 2 बजे सुनवाई शुरू होगी तो पता चलेगा। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।